डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, किन शर्तों पर इनका निर्गमन होता है, इनके शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके संबंध में कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान दिए हुए हैं और लेखांकन प्रविष्टियां हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर वे अंश हैं जिनको समता अंशधारियों के ऊपर लाभांश प्राप्त करने और समापन की स्थिति में पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, वे अंश प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के विभिन्न प्रकार बताते समय एक प्रकार आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी द्वारा अंशधारियों को उनका भुगतान करना सुनिश्चित होता है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत भी इस तरह का प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार कंपनी अधिकतम 20 वर्षों में अपने द्वारा निर्गमित अधिमान अंशों का शोधन करना आवश्यक है। और यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वह कंपनी अधिकतम 30 वर्षों में अपने अधिमान अंशों का शोधन कर सकती है, लेकिन 20 वर्ष के बाद हर वर्ष कम से कम 10% अधिमान अंशों का शोधन करना वह प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार इन अंशों का एक निश्चित अवधि कंपनी जो 20 वर्ष या 30 वर्ष है, या कंपनी पहले या निर्गमन के समय जो अवधि तय की है उस समय कभी भी अंशधारियों को उनके द्वारा कंपनी में लगाई गई पूंजी को वापस कर सकती है। इसके संबंध में कंपनी के सेबी के प्रावधान भी हैं, कंपनी अधिनियम में भी प्रावधान दिए गए हैं कि शोधन किसी भी समय किया जा सकता है। जो निर्धारित अवधि है, कंपनी के पास विकल्प है कि वह कभी भी एक निश्चित अवधि के बाद या पहले भी उनका शोधन कर सकती है। इसके संबंध में लेकिन कानूनी प्रावधान केवल इतना सा है, कंपनी जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेगी वह लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से कर सकती है। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, उनका क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, कोई रेवेन्यू रिजर्व बना हुआ है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना हुआ है, कंपनसेटरी वर्कर्स फंड बना हुआ है। इनमें से किसी भी फंड से वह पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है, अथवा कंपनी उस उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन भी कर सकती है। उस नए अंशों के निर्गमन से भी जो राशि प्राप्त होगी उस राशि का उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में
किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना हुआ किसी विशेष काम के लिए, जैसे एक्सपोर्ट रिलीफ फंड बना हुआ है, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फंड हमने बना रखा है, या हमने कोई फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, या बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड बना रखा है, ऐसे कोई भी स्पेसिफिक फंड हैं, उन फंड का उपयोग 5 वर्ष तक कंपनी नहीं कर सकती है पूर्वाधिकार अंशों के लिए। 5 वर्ष के बाद उनका उपयोग कंपनी चाहे तो, यदि उस उद्देश्य के लिए कंपनी के पास में फंड प्राप्त हैं, तो वह उनका उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए भी कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न में कोई तिथि नहीं दी हुई है तो आप मान लीजिएगा कि वह अभी मुक्त संचय नहीं है, यानी लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी उनका उपयोग पूर्वाधिकार अंश पूंजी के शोधन में नहीं किया जा सकता है। जब भी हम पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कंपनी इस राशि जो नए अंश निर्गमित किए गए हैं उनका उपयोग भी कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के लिए कर सकती है। कंपनी के पास यदि पर्याप्त संचय हैं लेकिन नगद राशि नहीं है तो भी कंपनी नए अंशों का निर्गमन कर सकती है। इसके लिए कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में राशि ट्रांसफर करनी होगी। अब हम ये देखें कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर रखे हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, हर विधि का लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से हम लेखा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अधिमान अंशों के शोधन के लिए सामान्यतः 4 विधियां प्रचलित हैं जिनका उपयोग किया जाता है। पहली विधि है लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचय एवं लाभों में से, यानी कंपनी के पास जो बैलेंस शीट बनी हुई है उस बैलेंस शीट में पहले से हमारे पास रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, यानी रिजर्व सरप्लस साइड में कोई राशि दी हुई है, तो उन रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का उपयोग भी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में किया जा सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है अंशों के नगद में नए निर्गमन से प्राप्त पूंजी राशि में शोधन कर लें, यानी इस उद्देश्य के लिए नई कैपिटल हमने इशू की है, उनसे जो नगद राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोग भुगतान के लिए कर लें। और तीसरी विधि है कि आंशिक रूप से हम रिजर्व्स का प्रयोग करें और आंशिक रूप से नए अंशों का निर्गमन करें। और एक विधि और है कि हम इन अंशों जो पूर्वाधिकार अंश शोधन करने योग्य हैं उनको नए पूर्वाधिकार अंशों में, नए समता अंशों में परिवर्तित करके भी इनका शोधन किया जा सकता है। इनमें से एक एक विधि का हम थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं कि उनकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो पहली विधि है कि लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचय एवं लाभों में शोधन, यानी जिनसे हम लाभांश का वितरण कर सकते हैं ऐसे सभी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इससे इनका उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में किया जा सकता है। इसके लिए जितना हमें शोधन करना है, जितनी कैपिटल का शोधन करना है उसके बराबर राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करनी होगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करनी होगी। इसके लिए जो भी रिजर्व है उसको डेबिट करते हुए कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट किया जा सकता है, और जो भुगतान करेंगे तो भुगतान की एंट्री हम लोग कर देंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये मैं आगे और बताऊंगा आपको। और जो दूसरी विधि है उस विधि के अंतर्गत हम नए अंश निर्गमित करते हैं, तो जितनी पूंजी हमारे पास में है जिनका हमें शोधन करना उतनी नई पूंजी हमको प्राप्त होनी चाहिए। यदि नए अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हैं या उनको प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको शोधन के लिए जितनी राशि की ज़रूरत है उतनी राशि हमको प्राप्त होनी चाहिए।
जैसे 5 रुपये वाला अंश हम मूल्य पर निगमित कर रहे हैं, 5 वाला अंश हम प्रीमियम पर निगमित कर सकते हैं। हर स्थिति के अंतर्गत हमको प्रीमियम से डिवाइड नहीं करना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाए, तो नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए रिडम्पशन की राशि जो कैपिटल की राशि है उसमें इशू प्राइस का भाग दे दीजिएगा। जिस अंश का अंकित मूल्य है, जो हमें नगद पैसा प्राप्त होगा उसका भाग दे दीजिएगा, तो हमें नए अंशों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, यदि हमें 9 लाख रुपए चाहिए अंश पूंजी का भुगतान करने के लिए और हम 5 वाला अंश मूल्य में निगमित करते हैं, तो हम 5 से डिवाइड करने पर हमको 1,80,000 अंश प्राप्त होंगे। यानी 1,80,000 अंशों का सम मूल्य पर निगमित करें तो वर्तमान में जो 90,000 10 वाले पूर्वाधिकार अंश हैं उनका शोधन कर सकते हैं। यदि हमको उनका प्रीमियम पर शोधन करना है तो प्रीमियम का शोधन करते समय प्रीमियम को ध्यान में मत रखिएगा। जब 5 रुपये प्रीमियम पर नए अंश निगमित किए जाएंगे तो हमको यहाँ पर अंशों की संख्या ज्ञात करने के लिए उनके अंकित मूल्य से डिवाइड कीजिएगा। यानी दोनों स्थितियों में यह अंशों की संख्या 1,80,000 ही होगी हमारे पास में, और उससे हम अंशों का शोधन कर सकते हैं। जर्नल एंट्रियाँ आप वही करेंगे जो निर्गमन के समय करते हैं। नए अंश निर्गमित किए तो नए अंशों के निर्गमन की एंट्री आप सबको पता है, वही एंट्री यहाँ पर भी हमको करनी है। जैसे हमको नए अंश निर्गमित करने हैं, नए अंशों के निर्गमन के लिए एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और लास्ट एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब भुगतान की एंट्री करेंगे तो भुगतान की एंट्री वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री इस विधि के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। जो तीसरी विधि है हमारी, आंशिक रूप से रिजर्व का प्रयोग करें। आंशिक रूप से हम नए अंशों का प्रयोग, निर्गमन का प्रयोग करें। दोनों स्थितियों में एंट्रियां और लेखांकन प्रविष्टियां ठीक उसी प्रकार की जाएंगी जो हमने इससे पहले 2 विधियां पढ़ी हैं। यदि रिजर्व का प्रयोग करते हैं रिजर्व संबंधी एंट्री कर दी जाएंगी, और जितनी राशि के लिए हम नए अंशों का प्रयोग करें नए अंशों के निर्गमन के लिए इशू करने की एंट्री कर दी जाएगी, और लास्ट में एक एंट्री भुगतान के लिए करेंगे। यानी रिजर्व का प्रयोग करें तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में राशि ट्रांसफर करेंगे, नए अंशों का निर्गमन का प्रयोग करें जितनी राशि से किया जा रहा है उतने से इशू की एंट्री करेंगे, और लास्ट में उनके भुगतान की एंट्री कर दी जाएगी। और जो चौथी विधि है हमारी, वह विधि हमारी कि हम अंशों को परिवर्तित कर दें, नए अंशों में परिवर्तित कर दें। तो नए अंशों में जब हम इनको परिवर्तित करेंगे तो आप है ना एंट्री कर दीजिएगा न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर, जो भी हम इशू करना चाहते हैं टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यार एक ही वे एंट्री कर सकते हैं हम, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जिनको रिडम्पशन करना है तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर होगी, जो नए हमने इशू किए हैं वो डेबिट हो जाएंगे और पुरानी शेयर कैपिटल ये क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रकार हमने, एक बार मैं अकाउंटिंग एंट्रियाँ दोबारा से बता देता हूँ कि दोबारा से हमारे अकाउंटिंग एंट्रियाँ क्या करेंगे शोधन के समय। यदि हम रिजर्व का प्रयोग कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। दोबारा देख लीजिएगा, रेवेन्यू रिजर्व या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी जितनी राशि भुगतान करनी है उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और बाद में भुगतान से हमने एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 2 एंट्रियाँ हैं जब हम रिजर्व्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में एंट्री करेंगे हम दूसरी विधि, जो नए अंशों का निर्गमन के लिए। तो पहले नए अंश निर्गमित कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री कीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में भुगतान की एंट्री कर दीजिएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप यहाँ 2 एंट्रियाँ भी कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक के स्थान पर पहले एंट्री कर दीजिएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और दूसरी एंट्री कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो जैसा आप ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके ठीक हैं। और जो तीसरी विधि है इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे हम, और चौथी जो विधि हमारी जिसके अंतर्गत हमको नए अंशों में परिवर्तित करना है
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ नए शेयरों के परिवर्तन के लिए कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो नई हमारी है उसको डेबिट कीजिएगा और ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमारी है वह डेबिट होगी और नई हमारी क्रेडिट होगी। यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ओल्ड वाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को कोई भी कठिनाई हो यहाँ तक तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तुरंत प्रॉब्लम आपकी हल करने का प्रयास रहेगा। थैंक यू।